अब देखिए बच्चों, यहां पर बोर्ड पर आप देख रहे हैं एलीन सिस्टम, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर, दोनों ही जगह हमने इस सिस्टम को डिस्कस नहीं किया था। तो यहां पर अगर आप देखें, ये लगातार पाई बॉन्ड है। जब लगातार पाई बॉन्ड आते हैं तो एक पाई बॉन्ड हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। अगर ये वर्टिकल है तो ये हॉरिजॉन्टल होगा। यहां पर अगर हम कंपैरिजन करें, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। मतलब जो इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात करें तो जो ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है वो एक दूसरे के प्लेन में नहीं होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और जो यहां पर अगर हम बात करें ऑड नंबर जो है, वो जो डबल बॉन्ड होते हैं वो एक दूसरे के प्लेन में रहते हैं। मतलब आपको इतना सा ध्यान रखना है, इवन वाला तो परपेंडिकुलर रहेगा और जो ऑड वाला है वो जो है सेम प्लेन में रहेगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब आप देखिए, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो कि यहां पर है वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। टर्मिनल ग्रुप नॉट प्रेजेंट इन दी सेम प्लेन, मतलब एक होरी है तो एक वर्टी है। और ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, टर्मिनल ग्रुप प्रेजेंट इन दी सेम प्लेन। अब देखो बच्चों, इसको हम डिटेल में भी जा सकते हैं, मगर ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आते, तो इसे हम एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे। और ट्रिक क्या है, हम यहां पर डॉग और डीओ का यूज करेंगे। डॉग डीओ ट्रिक से आप बहुत आसानी से जो है चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। डॉग डीओ ट्रिक में हम यहां पर बताना क्या चाह रहे हैं, सबसे पहले तो वो बात हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर इस तरह से मैंने ग्रुप लगा दिए। अब इसमें हम बताना चाह रहे हैं डिफरेंट, मतलब यहां भी डिफरेंट, यहां भी डिफरेंट, दोनों एंड पर अगर डिफरेंट ग्रुप होते हैं वो यहां पर डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी बात करें, ये भी डिफरेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर डिफरेंट है, ऑड पाई है, तो वो क्या शो कर जाएगा, GI। और अगर डिफरेंट है, इवन पाई है, तो वो क्या शो कर जाएगा, ऑप्टिकल। और जो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल वाला केस होता है, जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, वो कैसा रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे अगर हम बात करें, यहां पर कितने पाई बॉन्ड हैं, 2 पाई। और 2 पाई में आप इसे क्या बोलेंगे, ऑड बोलेंगे या इवन बोलेंगे, इवन यहां पर बोलेंगे। अब इवन पाई बॉन्ड पर अगर आप देखेंगे, क्या यहां पर और यहां पर ग्रुप अलग अलग हैं, मतलब यहां पर डिफरेंट ग्रुप आ गए और ऑड पाई आ गया, तो ये क्या शो कर जाएगा, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल शो कर जाएगा। ठीक है, यहां पर जो है अगर आप देखें इस तरह से ये वाला ग्रुप दिया है, यहां पर हम बात करें ये इवन है या ऑड है, इवन है। तो बच्चों ये ऑड नहीं देखना है, अभी आपको इवन देखना है। दोनों जगह इवन इवन दिया हुआ है, तो इवन इवन है। अब यहां पर देखिए, क्या ये दोनों ग्रुप अलग अलग है या सेम है, डिफरेंट ही नहीं, डिफरेंट नहीं है। और यहां पर डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए था, इसीलिए ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। तो आप इसे बोल सकते हैं, दिस वन इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड दिस वन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बच्चों इस तरह से आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऐसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हॉरी, वडी, हॉरी। अगर यहां पर हम बात करें, अभी ये ऑड है या इवन है, ऑड। यहां पर अगर हम बात करें, हॉरी, वटी, हॉरी, ये कैसा है, ऑड है, मतलब दोनों ऑड है। तो यहां पर हम डॉग अप्लाई करेंगे या डी अप्लाई करेंगे, डॉग। तो डिफरेंट ऑड आ जाए तो GI शो करेगा। तो यहां पर अगर आप देखें, ये दोनों जो है ग्रुप जो है क्या आ गए हैं, डिफरेंट आ गए हैं, तो ये क्या शो कर जाएगा, GI शो कर जाएगा। और यहां पर ऑड पर एक साइड ग्रुप सेम आ गए, तो ये GI शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको चेक करना है, मतलब OI आपको इवन में ही देखना है, और यहां पर जो है ऑड में आपको क्या देखना है, GI। मगर कंडीशन है, दोनों एंड क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो इस तरह से हम एलीन सिस्टम को समझ सकते हैं। एलीन सिस्टम फिर मैं आपको बता रहा हूं, लगातार पाई बॉन्ड। जैसे अगर हम बहुत स्पीडली अगर यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो अब यहां पर सर आपको जो है बहुत स्पीडली आंसर देना है, क्योंकि हमारे बच्चों का आंसर यहां पर आना चाहिए। सबसे पहले तो आप बच्चों देख लीजिए, ये ऑड है या इवन है, ऑड, मतलब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। पहले तो बताइए, क्या सर हम इसमें OI का कॉन्सेप्ट लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे। मगर अगर मैं यहां पर एक पाई बॉन्ड कम कर देता हूं, और जैसे ही एक पाई बॉन्ड यहां पर कम करूंगा, क्या हम यहां पर OI का कॉन्सेप्ट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। अब यहां पर अगर ग्रुप डिफरेंट आया,
तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। सर क्या लगता है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा? अभी तो नहीं होगा सर। अभी नहीं होगा। अब बताइए सर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, क्योंकि जो है डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं। अब अगर यहां पर जो है इस तरह से मैंने क्वेश्चन को जो है ग्रुप लगाया, बताइए सर ये होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। होगा सर। क्या लग रहा है या नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया है, क्योंकि बच्चे इस तरह की गड़बड़ यहां पर करते हैं, मिथाइल और CH3 ग्रुप को चेंज कर जाते हैं। ये चेंज नहीं है बेटा, ये सेम है ग्रुप है। तो यहां पर सर ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, मगर मैंने उनको कंफ्यूज करने की कोशिश करी, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आप लोगों को भी ऐसे कंफ्यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम यहां पर चेक कर सकते हैं। तो बताइए सर क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? इनएक्टिव है। इनएक्टिव है। बट बच्चों अगर हम यहां पर जो है ग्रुप चेंज कर देते हैं, ET लगा देते हैं, अब क्या लग रहा है? ऑप्टिकली एक्टिव। तो मुझे लगता है बच्चों को ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला कॉन्सेप्ट यहां पर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इट्स ऑल अबाउट एलीन। तो बच्चों अभी हमने एलीन सिस्टम खत्म किया। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, और यहां पे जो अगला सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है वो बाइफिनाइल सिस्टम है। जब हमने कायरल सेंटर की बात कही थी तो कायरल सेंटर 0 होने पर क्या सिस्टम वहां पे जनरेट हो सकते हैं वो भी बात की थी। तो कायरल सेंटर अगर 0 है तो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है, जैसे अभी हमने एलीन के केस में देखा था। अब यहां हम बाइफिनाइल के केस में देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि इस कंपाउंड में कायरल सेंटर जो है वो 0 है, क्योंकि हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और sp2 है तो यहां पे कायरल सेंटर नहीं होगा, केवल sp3 में ही होता है कायरल सेंटर। ये हम बात कर चुके हैं। अब यहां पे देखते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। देखो बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव देखने के लिए हम एक छोटी सी चीज यूज करते हैं, और उस चीज का नाम है सिमेट्री। अगर सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और अगर सिमेट्री नहीं होती है तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब यहां पर ये जो कंपाउंड है, क्योंकि सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये जो कंपाउंड है आपका प्लेनर कंपाउंड है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। यहां पर ये दो बेंजीन रिंग एक दूसरे के इस तरीके से है, इस प्लेन में है, इस प्लेन में या इस प्लेन में। तो इस तरीके से बेंजीन रिंग है आपके पास में। बोर्ड के प्लेन में आप मान लीजिए, और कोई भी प्लेनर चीज को आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड बच्चों हमेशा कर सकते हैं, मतलब उनमें हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकती है। तो यहां पे देखिए अगर मैं इसको बोर्ड की जो विड्थ है इसके अलोंग काटूं, जैसा कि सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो यहां पर आधी बेंजीन उधर, आधी बेंजीन इधर, ये वाली भी आधी बेंजीन उधर, आधी बेंजीन इधर, कुछ इस तरीके से कट जाएगी। और इस तरीके से कटने पर इसमें POS प्रेजेंट होगा, और POS प्रेजेंट होने पर ये जो आपका कंपाउंड है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो अभी ये जो बाइफिनाइल सिस्टम है अभी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती हैं जब ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। वो कौन सी कंडीशन है वो हम देख रहे हैं बच्चों। यहां पे लिखा था, सर पीछे एक स्लाइड लीजिए, यहां पे देखिए ऑर्थो ऑर्थो डैश सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल। अब ये ऑर्थो ऑर्थो डैश सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। यहां पे देखिए बच्चों ये आपकी ऑर्थो पोजीशन है, और इसको हम ऑर्थो डैश मान लेते हैं। एक बेंजीन रिंग के पास में 2 ऑर्थो पोजीशन है, एक ऑर्थो और एक ऑर्थो डैश, और ऑर्थो और ऑर्थो डैश पोजीशन पे यहां पे ग्रुप्स लगे हुए हैं। इसी तरीके से जो दूसरा फिनाइल रिंग है उसमें भी ऑर्थो ऑर्थो डैश पोजीशन पर यहां पर ग्रुप्स लगे हुए हैं। यहां पर आप देखिए ये जो 2 ग्रुप्स हैं ये आपके बल्की ग्रुप्स हैं बच्चों, बड़े ग्रुप्स हैं। और अगर 2 बड़ी बड़ी चीजें आपने एक दूसरे के पास में रख दी तो 100% चांसेस है कि वो एक दूसरे से लड़ जाएंगे, वहां पे रिपल्शन हो जाएगा। तो यहां पर ये जो 2 ग्रुप हैं ये एक दूसरे से रिपेल करेंगे। अगर इसको समझना चाहे तो इस तरीके से समझिए। अभी तक बेंजीन रिंग कुछ इस तरीके से थी, यहां पर ये हमने ग्रुप लगा दिया और यहां पर एक ग्रुप यहां पे ये नीचे लगा दिया। अब ये जो ग्रुप्स हैं ये पास में है, और पास में आते ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल होने की वजह से एक बेंजीन रिंग दूसरी बेंजीन रिंग के परपेंडिकुलर चली जाएगी, आउट ऑफ द प्लेन चली जाएगी, कुछ इस तरीके से जिस तरीके से सर यहां पर आपको बनाकर दिखा रहे हैं। तो एक आपकी जो बेंजीन रिंग है ये बोर्ड के प्लेन में है, और ये वाली जो बेंजीन रिंग है ये बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में है। तो यहां पर ये प्लेनर मॉलिक्यूल अब नहीं रहा, तो यहां पे आपको सिमेट्री चेक
करनी पड़ेगी। सिमेट्री चेक करने की सबसे पहली कंडीशन, प्राइमरी कंडीशन, ऑर्थो डैश पर लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट होने चाहिए। अगर वो सेम हो गए तो 100% आपका कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा, वहां पे आपको देखने की आगे कुछ जरूरत नहीं है। तो यहां पे देखिए बल्कि ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं। ये जो आपको ग्रुप दिए गए हैं, अल्काइल, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, CHO, COH, COR और ये सारे ग्रुप, इन्हें बल्कि ग्रुप कंसिडर किया जाता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर ये ग्रुप लगे हुए हैं तो वहां पे रिपल्शन लगेगा, बेंजीन रिंग आउट ऑफ द प्लेन चली जाएगी। अब यहां पर आप बात करें GI की, तो यहां पर बाइफिनाइल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि यहां पर डिफरेंट प्लेन की बात करते हैं और डिफरेंट प्लेन में कभी भी हम GI को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हम केवल सेम प्लेन में GI को डिफाइन करते हैं। तो आ जाते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव चेक करने के लिए सबसे पहली कंडीशन, दोबारा बोल रहा हूं बच्चों, ऑर्थो डैश पर जुड़े हुए दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट होने ही चाहिए। बाकी अपन बाद में चेक करेंगे, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो यहां पे देखिए अगर A और A डैश इक्वल हो गए और B डैश यहां पर अगर ये इक्वल हो गए, इस तरीके से ये B डैश है, B और B डैश अगर इक्वल हो गए तो यहां पे ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसी तरीके से A और A डैश अगर डिफरेंट है और B B डैश भी अगर यहां पर डिफरेंट है तो यहां पर रिपल्शन होगा। रिपल्शन की वजह से कुछ ऐसा सिस्टम जनरेट होगा, एक बेंजीन रिंग दूसरी बेंजीन रिंग के परपेंडिकुलर चली जाएगी। अब मान लीजिए कि मैं इस प्लेन के अलोंग काट रहा हूं, इस प्लेन के अलोंग, बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन के अलोंग, तो ये वाली जो रिंग है ये भी बोर्ड के परपेंडिकुलर है, तो ये वाली रिंग इसी प्लेन में आ जाएगी। और हमने आपको थोड़े दिनों पहले बताया था, जो चीज जिस प्लेन के अलोंग आप काट रहे हैं अगर उसी प्लेन में आ जाती है तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है, उसकी आपको चिंता ही नहीं करनी है। तो यहां पे अगर माना इसको काटा हमने, तो यहां पे बीच में से ये कटा, ये वाली रिंग तो आपके जो जिस प्लेन के अलोंग काट रहे हैं उसी प्लेन में आ गई। और जब आपने यहां से काटा तो ऊपर आपको A दिख रहा है और नीचे आपको A डैश दिख रहा है, मतलब ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हुआ है। और दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हुआ है इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं बच्चों, अगर ये दो ग्रुप सेम हो जाएंगे तो ये कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। बाइफिनाइल के ऊपर जो है क्वेश्चंस आ भी चुके हैं सर। तो जब भी जो है आपको बाइफिनाइल सिस्टम नजर आ जाए और बाइफिनाइल सिस्टम में इनमें से कोई ग्रुप नजर आ जाए, जैसे यहां पर जो है Br लगा दिया जाए, यहां आयोडीन लगा दिया जाए, यहां भी आयोडीन लगा दिया जाए, यहां Br लगा दिया जाए, तो आप डायरेक्टली देख लीजिएगा बड़े ग्रुप है, परपेंडिकुलर चले गए हैं, इधर भी अलग है इधर भी अलग है, ऑप्टिकली एक्टिव। मगर कहीं भी एक साइड से सेम आ जाएगा ग्रुप तो आप बोल देंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। मगर इनमें से कोई ग्रुप आनी चाहिए। इस तरह से आप जो है बाइफिनाइल में चेक कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करें ऐसे करेंगे, एक्सरसाइज सेकंड में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, मगर वो इसी पोजीशन पे होना चाहिए, तभी आपको देखना है। दूर वाले पोजीशन है, आप डायरेक्ट जो है इस तरह से जो है रिपल्शन नहीं होगा, परपेंडिकुलर नहीं जाएंगे, स्लाइस कट उसमें हमेशा आएगा। तो इस तरह से हमने यहां पर खत्म करा। अब हम बात करने जा रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग या कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। एक बहुत तगड़ा डाउट होता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन शो करेगा जी। तो बच्चों यहां पर अगर हम बात करें ऑप्टिकल आइसोमर्स की, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है दो तरह से आप कह सकते हैं। जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है उन्हें आप ऑप्टिकल आइसोमर बोल सकते हैं, और मीजो जो है उसे भी आप ऑप्टिकल आइसोमर बोल सकते हैं। मतलब ऑप्टिकल आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है, सारे ऑप्टिकल आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं? नहीं, मीजो नहीं होता। क्वेश्चन आता है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर होता है? बिल्कुल सही होता है। अब मीजो क्यों शो करता है उसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे बच्चों अगर एक कायरल सेंटर दिया है इस तरह से Br, तो इसके दो आइसोमर बनेंगे, एक R बनेगा और एक S बनेगा। सिंगल कायरल सेंटर में कभी भी मीजो चेक नहीं करते हैं, तो जितने भी बनेंगे सारे ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे। तो यहां पर दो आइसोमर बने, एक तो R और एक S,
तो यहां पर आइसोमर 2 बने और मीजो चेक ही नहीं करना है, और जो ऑप्टिकल आइसोमर है वो भी यहां पर टोटल रहेंगे, वो 2 रहेंगे। और ऑप्टिकली एक्टिव कितने बनेंगे? 2, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। एक कायरल सेंटर की मैंने यहां पर बात करी। अब बात करते हैं कंपाउंड हैविंग मोर देन 1 कायरल सेंटर। बच्चों मोर देन 1 कायरल सेंटर में अगर हम डिस्कस करें, जैसे ये कंपाउंड, यहां मैंने Cl लगा दिया, यहां Br लगा दिया। सबसे पहले बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों तरफ के एंड जो है सिमेट्रिकल एंड है या अनसिमेट्रिकल, तो अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि दोनों तरफ से आईयूपीएसी नाम अलग आ रहा है। और अलग आ रहा है तो कायरल सेंटर कितने हैं? 2। पहला डाउट, क्या इसमें मीजो चेक कर सकते हो आप? कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों कायरल सेंटर पे ग्रुप सेम नहीं है। तो यहां पर एन का वैल्यू, एन नंबर ऑफ कायरल सेंटर, वो 2 है। और यहां पर आप फॉर्मूले में रख देंगे 2 टू द पावर एन, तो यहां पर 2, 2 2 जा 4। तो अगर इसके आइसोमर बनाने होंगे तो हम आइसोमर कितने बनाएंगे? 4 आइसोमर बनाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पहला, क्या मीजो बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहां पर जो है ग्रुप सेम नहीं है। दूसरा, मीजो नहीं है तो जितने भी बनेंगे सारे कैसे बनेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि ये कायरल सेंटर इस कायरल सेंटर के रोटेशन को कभी भी कैंसिल नहीं कर पाएगा। बट यहां पर अगर हम बात करें, इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए बच्चों, OH एंड OH, तो यहां पर कितने कायरल सेंटर हैं? 2 कायरल सेंटर हैं। मगर क्या दोनों तरफ से आईयूपीएसी नाम जो है सेम आ सकता है क्या सर? तो इसे हम सिमेट्रिकल एंड बोलेंगे। और सिमेट्रिकल एंड में बच्चों आपको इस बात का ध्यान रखना है, और ध्यान क्या रखना है कि यहां पर मीजो बन सकता है। बच्चों क्या इसमें मीजो चेक कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। दूसरा डाउट यहां पर आ जाए, जैसे इस क्वेश्चन को जो है हम ऐसे बना दें, यहां से मैंने इसको जो है पूरा डिलीट मार दिया है, और यहां से भी जो है थोड़ा जो है इस तरह से मैंने इसको जो है डिलीट मार दिया, और ये भी हटा दिया है। अब इसमें हम जो है क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। जैसे यहां पर ऐसा क्वेश्चन दे दिया, CH3CHOH एंड CHOH, और यहां पर CH3, कितने कायरल सेंटर है सर? 2 कायरल सेंटर। क्या यहां पर मीजो चेक कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, सिमेट्रिक है। सर यहां पर अगर मीजो चेक कर सकते हैं तो क्या मीजो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? इनएक्टिव है। तो पहला डाउट, क्या दोनों तरफ से आईयूपीएसी नाम सेम आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। सिमेट्रिकल एंड आ रहा है। अगर सर ये R हो जाए, ये S हो जाए, तो ये मीजो होगा या नहीं होगा? मतलब ऊपर वाला R नीचे वाला S हो जाए तो ये मीजो होगा। तो मैंने इस वाले कायरल सेंटर को R बना दिया और इसको S बना दिया। क्या ये मीजो है? बिल्कुल है। और मीजो कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। दूसरा क्वेश्चन आता है, अगर सर मैं इसको एस बना दूं और इसको आर बना दूं, क्या ये भी मीजो हो जाएगा? सेम चीज है। और मीजो मीजो क्या होता है? सेम होता है। तो इसे 2 बार काउंट नहीं करेंगे क्योंकि मीजो मीजो आइडेंटिकल होते हैं। अब या तो मैं इसको आर बना दूं, इसको भी आर बना दूं, पॉसिबल है या नहीं है? ओके, क्या सर ये वाले के रोटेशन को कैंसिल करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा, मतलब ये कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। यहां पर जो है अगला थर्ड ऑप्शन देखें, दोनों एसएस आ जाए, क्या सर ये इसका रोटेशन को कैंसिल करेगा? मतलब ये मीजो नहीं होगा। ये भी कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव यहां पर बन रहे हैं, एक मीजो बन रहा है और ये ऑप्टिकली एक्टिव। सर अगर आपको फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन पूछा जाए क्या होगा? डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर मतलब मीजो का जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? डायस्टीरियोमर। सर अगर 1 और 3 के बीच में रिलेशन पूछा जाए? डायस्टीरियोमर। मतलब अगर मीजो का एक भी आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इस वजह से हम ये कहते हैं कि मीजो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। मतलब मीजो अपना ऑप्टिकल आइसोमर एक्टिव बनाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मीजो प्लस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो इस तरह से हम यहां पर चेक कर सकते हैं। तो सेम चीज अगले क्वेश्चन में यहां पर एक फॉर्मूला बेस्ड दिया हुआ है कि अगर इवन कायरल सेंटर है, इवन कायरल सेंटर बच्चों इस तरह से यहां पर OH, यहां पर OH, दोनों कायरल सेंटर है और सिमेट्रिकल एंड है, दोनों तरफ से नाम सेम आ जाए, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव वो मैंने आपको बना के सिखाया, यहां डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो यहां पर आप 2 टू द पावर n-1 और यहां पर नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड M जो है वो n/2-1 हो जाएगा। और टोटल जो है दोनों को मिलाकर टोटल ऐड करके लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर टोटल का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो टोटल का फॉर्मूला 2 टू द पावर n-1 प्लस
2 टू दी पावर n/2 -1 n/2 -1। यहां पर जो है हम इसे जो है इवन के लिए लिख देंगे n/2 -1, तो ये n/2 -1 लिख दिया। बच्चों ये वाला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव, ये वाला पार्ट मीजो, और ऑप्टिकली एक्टिव प्लस मीजो मिल जाए तो वो क्या होता है, टोटल आइसोमर हो जाता है। इस तरह से हम यहां पर चेक करेंगे। अब हम बात करते हैं ऑड नंबर ऑफ कायरल सेंटर। आप देखिए बच्चों, जब सर आपको कायरल सेंटर सिखा रहे थे तो सर ने आपको सूडो कायरल सेंटर बताया था। और सूडो कायरल सेंटर कैसे, जैसे ये कायरल सेंटर इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इसमें जो है अगर हम 3 कायरल सेंटर बनाने की कोशिश करते हैं, एक OH, एक OH और बीच वाला Cl, क्या सर ये कायरल है? यस। क्या ये कायरल है? यस। अब बीच वाला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आप सिंपल देखें तो नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है। मगर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ के आए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं R और R सेम है या अलग है? सेम है। R और S सेम है या अलग है? अलग है। मतलब एट अ टाइम जब ये R और ये S हो जाएगा तो इस बीच वाले ग्रुप के लिए ये दोनों ग्रुप अलग कहलाएंगे। अलग कहलाने की वजह से ये कायरल बन जाएगा। मगर जब ये दोनों RR आ जाएंगे तब ये बीच वाला कायरल नहीं होगा। इसीलिए इसे हम बोलते हैं सूडो कायरल। और सूडो कायरल होने की वजह से यहां टोटल का फॉर्मूला यही आएगा। ये चेंज हो गया है फॉर्मूला इस वजह से, या तो आप डायरेक्ट इस तरह से निकाल लें या फॉर्मूला से निकाल लें तो 2 टू दी पावर n-1। और अगर आपको मीजो निकालना है तो ये रहेगा। और अगर आपको जो है ऑप्टिकली एक्टिव निकालना है तो टोटल में से मीजो माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव मिल जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब यहां पर अगर हम जो है ये मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया। अब बच्चों ये बताइए सिमेट्रिकल एंड है या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। कायरल सेंटर यहां पर कितने हैं? 3, तो n का वैल्यू 3 आ गया, 2 टू दी पावर 3 हो गया। 3 2 जा 6 नहीं लिखना है क्योंकि यहां पर जो है आंसर जो है 2 × 2 × 2 से आएगा तो 8 आ जाएगा। क्या यहां मीजो चेक करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर जो है 8 बनेंगे और सारे ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे और मिक्सचर जो है इनका मिक्सचर जो है हाफ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखें। सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने डिस्कस किया था, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आ गया। अब यहां पर जो मैंने सूडो कायरल की बात करी, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, मगर इसके लिए दोनों ग्रुप सेम हो रहे हैं। मगर अभी मैंने बताया ये RS के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये भी RS के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर ये R ये S हुआ तो बीच वाला कायरल हो जाएगा, उसे हम सूडो कायरल सेंटर बोलेंगे। और उसके लिए अगर आप टोटल निकालना चाहें तो टोटल जो आएगा वो 2 टू दी पावर n-1 आएगा। और अगर आप इसमें जो है मीजो चेक करना चाहें तो मीजो अगर हम चेक करेंगे तो वो आएगा 2 टू दी पावर n-1/2। और अगर इसमें आप ऑप्टिकली एक्टिव निकालना चाहें तो सर हमें टोटल में से माइनस मीजो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हमने यहां पर जो है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट ऑप्टिकल आइसोमर। अब पहला डाउट बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कौन शो करेगा? तो जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव हैं करेंगे, और जो मीजो कंपाउंड है वो भी करेगा क्योंकि उसका एक आइसोमर जो है ऑप्टिकली एक्टिव बन जाता है। तो ऑप्टिकल आइसोमर कौन कौन होंगे? मीजो प्लस ऑप्टिकली एक्टिव। तो इस तरह से अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स में। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ गया बच्चों, सिमेट्रिकल एंड है, वही फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझे लगता है सर हमारे स्टूडेंट इसे सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला लगाना है बच्चा, यहां पर n-1 और यहां पर n/2 -1, इसको लगाएंगे आंसर आ जाएगा ये मीजो, ये एक्टिव और ये मीजो, और दोनों को मिलाकर बन गया टोटल आइसोमर। तो इस तरह से हमने यहां पर जो है डिस्कस किया ऑप्टिकल आइसोमर कैसे सॉल्व करना है। इट्स ऑल अबाउट ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने देखा कि अगर आपके पास एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो और एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो तो किस तरीके से वहां पर आप टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे तो हुई ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात। अब आगे चलते हैं, यहां पे आपको हेडिंग दिख रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। आपका ये डाउट होगा कि सर ऑप्टिकल आइसोमर और टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर में डिफरेंस क्या है। देखिए ऑप्टिकल आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स का एक
पार्ट है, उसका एक क्लास है। स्टीरियो आइसोमर्स की जब हम बात करते हैं तो वहां पे जीआई भी आता है और ओआई भी आता है, ज्योमेट्रिकल भी आता है और ऑप्टिकल भी आता है। तो इसी तरीके से यहां पे कुछ फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज में आपको वैल्यू पुट करनी है। वही सेम प्रोसेस है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, उस प्रोसेस को फॉलो करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहां पे सबसे पहला जो ऑप्शन है, इफ मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। अगर आपका मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, हमने पहले भी देखा था, अगर आप बीच में से काटें या नाम बनाए आईयूपीएसी तो लेफ्ट और राइट से डिफरेंट नेम बन रहे हो, या तो इस तरीके से देख सकते हैं, या बीच में से काटने पर अगर मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के केस में जो आपका फॉर्मूला है वो है 2 की पावर n। अब यहां पे n क्या है ये सोचने वाली बात है बच्चों। n आपका जब ऑप्टिकल आइसोमर्स हम देख रहे थे वहां पर n क्या था, टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। लेकिन यहां पर n जो है वो टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर नहीं है, यहां पे स्टीरियो में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म साइट्स प्लस टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म साइट्स। ठीक है, जीआई वाले सिस्टम और ओआई वाले सिस्टम दोनों आपको n की वैल्यू में इंक्लूड करने हैं। इसी तरीके से आप देखिए, अगर आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, फॉर्मूला आपको इतना सा याद रखना है, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। अब यहां पे अगर आपका n इवन है, अगर n इवन है तो p हो जाएगा n/2, और अगर आपका जो n ऑड है तो p हो जाएगा n+1/2। इस तरीके से इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट कर देनी है, और वैल्यू पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान यहां पे ये रखना है कि यहां पर n जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स हैं, मतलब हर वो सेंटर जिसके अलोंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो हो रही है वो जीआई भी हो सकता है और वो ओआई भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये तो था आपके अनसिमेट्रिकल, आपके सिमेट्रिकल असाइक्लिक मॉलिक्यूल्स के लिए, लेकिन अगर आपके पास में साइक्लिक मॉलिक्यूल्स आ जाए बच्चों, इन केस ऑफ रिंग सिस्टम व्हेन जीआई सेंटर एंड ओआई सेंटर आर सेम। देखिए यहां पे ये एक रिंग बनाई हुई है इस तरीके से, और यहां पर एक एमी लगाया हुआ है और एक एमी लगाया हुआ है। अब मैं देखूं, सबसे पहले जीआई की बात करते हैं, तो यहां पे इस रिंग के अलोंग जीआई शो हो रही है या नहीं हो रही है। हमने चेक करना आपको बताया था, 2 कार्बन है, दोनों से डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, और डिफरेंट ग्रुप अटैच होने के कारण ये जीआई शो करेगा। दूसरा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो हो रही है या नहीं हो रही है, देखने के लिए आपकी यहां देख लीजिए 2 कायरल सेंटर्स हैं, कायरल सेंटर आ गया तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है और ज्योमेट्रिकल भी शो कर रहा है, और किसके अलोंग शो कर रहा है बच्चों, रिंग के अलोंग। मतलब कि यहां पर जीआई वाला सेंटर और ओआई वाला सेंटर सेम है, और अगर ऐसा आ जाए तो आपके जो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे वो ऑप्टिकल आइसोमर्स के बराबर हो जाएंगे। जो फॉर्मूला आपने ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए लगाया था वही आपको यहां पे लगाना है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। इवन, ऑड, अनसिमेट्रिकल, वो आपको जैसा वहां पे था वैसा ही याद रखना है। तो यहां पे देखिए बच्चों, इस तरीके से एक क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। सर एक बच्चों का यहां पर डाउट आता है जी कि सर आपने स्टीरियो आइसोमर्स में जी ज्योमेट्रिकल आइसोमर काउंट कर लिया जी, ऑप्टिकल आइसोमर काउंट कर लिया जी, मगर उनका डाउट होता है कि आपने कॉन्फर्मर काउंट क्यों नहीं करा। ओके, तो उस कंडीशन में बच्चों को हम ये बताना चाहेंगे कि कॉन्फर्मर जो है वो एक तरह के रोटामर है, रोटेट होते रहते हैं, उन्हें रूम टेम्परेचर पर आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। इनफाइनाइट कॉन्फर्मर्स बनते हैं। तो यहां पर जो है हम ओनली काउंट करने जा रहे हैं जीआई एंड ओआई। तो सर इसमें जो है कायरल सेंटर और प्लस जीआई दोनों देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसे हम 2 काउंट करने वाले हैं या 1 काउंट करने वाले हैं? एक सिस्टम है, डबल बॉन्ड एक सिस्टम है जिसके अलोंग जीआई शो हो रही है। तो ये पहला सिस्टम है, इसके अलोंग जीआई शो हो रही है, और किसी सिस्टम के अलोंग यहां जीआई शो नहीं हो रही है। लेकिन केवल जीआई नहीं देखना है, यहां पर हमें ओआई भी देखना है। और यहां पे देखिए बच्चों, ये कायरल सेंटर है, तो इस कायरल सेंटर के होने की वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। तो यहां पर एक सिस्टम है जीआई का और एक सिस्टम है ओआई का, इसलिए यहां पर n की वैल्यू हो चुकी है 2। अब ये जो मॉलिक्यूल है आपका अनसिमेट्रिकल है, इक्वल पार्ट में आप इसको काटें तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। आप यहां पर 2 रख दीजिए, n की वैल्यू 2 2 ज़ा
4, इस तरीके से आपके जो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आने वाले हैं वो यहां पर 4 आने वाले हैं। इतना सिंपल है बच्चों, बस आपको टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स का मतलब सुन लीजिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वाले सेंटर एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स वाले सेंटर, दोनों की वैल्यू n के बराबर होगी। यह आपको याद रखना है स्टीरियो आइसोमर्स निकालते टाइम। तो यहां पे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्या ये सिमेट्रिकल है? सबसे पहली बात कर लेते हैं, तो नहीं ये सिमेट्रिकल नहीं है। राइट साइड से लेफ्ट साइड से मुझे मॉलिक्यूल अलग दिख रहा है। दूसरा, क्या यहां पर जीआई शो हो रही है? बिल्कुल हो रही है। कितने सिस्टम है जीआई शो करने वाले? एक ही सिस्टम है, ये डबल बॉन्ड। अब इस डबल बॉन्ड को 2 सिस्टम नहीं मानेंगे, इसको एक ही सिस्टम मानना है। तो एक सिस्टम तो हो गया ये, इसके अलावा और कोई सिस्टम नहीं है। ओआई शो हो रही है? बिल्कुल हो रही है। कितने सिस्टम है? यहां पे देखिए, ये पहला कायरल सेंटर और ये दूसरा कायरल सेंटर। तो 2 ओआई वाले सेंटर और एक जीआई वाला सेंटर। यहां पर n की वैल्यू हो चुकी है 3। फॉर्मूला है हमारा 2 की पावर n, 2 की पावर 3, और आप जानते हैं कि 2 की पावर होता है 8 आइसोमर। तो इस तरीके से आपके टोटल 8 आइसोमर्स यहां पर बनने वाले हैं। तो इतने आसान कॉन्सेप्ट है बच्चों, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला बहुत आसान है। सिमेट्रिकल है अगर आपके पास में, तो आपको 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1 लगाना है, और अनसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n लगाना है। सर, इस क्वेश्चन में बच्चे का आंसर डायरेक्ट गलत होता है। वो सिर्फ कायरल सेंटर यहां पर देखेगा, इस लोकेशन को बोलेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, एक ही प्लेन में नहीं है, इसीलिए ये जीआई शो नहीं कर रहा है। मगर बच्चों आप यहां पर देखेंगे, ये ओआई का सेंटर है हॉरिवर्टी के, जब और इवन नंबर ऑफ जो है कायरल सेंटर, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड रहेंगे, तो उस कंडीशन में आप यहां पर ऑप्टिकल आइसोमर देखेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर होता है ये। तो यहां पर सर जो है n का वैल्यू जो जाने वाला है वो 2 जाने वाला है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो है यहां पर n का वैल्यू 2 लगा देंगे, 2 टू दी पावर 2 बन जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स आकर डाउट पूछते हैं, सर क्या ऐसा नहीं कर सकते, ज्योमेट्रिकल अलग काउंट कर लो, ऑप्टिकल अलग काउंट कर लो और दोनों को जोड़ दो? नहीं, ऐसा नहीं करना है बच्चों, आपको नहीं करना है। दोनों को कंबाइन कर जो है आंसर लाना है।